नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। अभी आपको एएसएन टीम के द्वारा किए गए सभी कार्यों के बारे में प्रधान आचार्य श्री आदित्य शर्मा जी, भाई सनी खंडेलवाल और बाकी टीम मेंबर्स एक एक करके सभी कार्य के बारे में बताएंगे कि क्या क्या इन्होंने किया है और आगे आने वाले दिनों के लिए क्या विजन लेकर के हम लोग चल रहे हैं, ये सब आपको एक एक करके बताएंगे। अभी भाई बताइए। ग्रीनफील्ड्स कॉलोनी के मेरे प्रिय निवासियों, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैं आचार्य आदित्य शर्मा, प्रेसिडेंट आवासीय सुधार मंडल, आज आपसे कुछ रूबरू स्पष्ट बात करना चाहता हूं कॉलोनी के विषय में। यूं तो कई लोग मन की बात करते हैं, दिल की बात करते हैं, लेकिन मैं आज आपको व्यवहारिक बात ग्रीनफील्ड के विषय में आपके समक्ष रखूंगा। मित्रों, सबसे पहले हमारी जो ये कॉलोनी है, ये विशाल 440 एकड़ में फैली हुई कॉलोनी, तकरीबन इस समय 8000 फैमिलीज यहाँ पे रह रही हैं। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे परिवार बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो भी कहीं ना कहीं आहत हो रही हैं, बढ़ रही हैं। मैं कुछ लोग आप में से नए भी होंगे, कुछ पुराने साथी भी हैं हमारे जो 2005 से इस कॉलोनी में रह रहे हैं। मैं आपके समक्ष 2005 से कुछ चित्र प्रस्तुत करना चाहूंगा कि 2005 में हमारी कॉलोनी बसनी स्टार्ट हुई और उस समय एक एसोसिएशन यहाँ हुआ करती थी, प्लॉट होल्डर कम रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, जो कि हमारी जो कॉलोनाइजर कंपनी है, अर्बन इम्प्रूवमेंट कंपनी, उनके द्वारा बनवाई गई थी, क्योंकि किसी भी कॉलोनाइजर को एक एसोसिएशन का गठन करना पड़ता है। उसके बाद वो जो एसोसिएशन थी वो यहाँ पे ज्यादा सक्रिय नहीं थी, और क्योंकि प्लॉट्स का उनका इंटरेस्ट था अपना, वो कोर्ट के अंदर अपनी लड़ाई लड़ते थे और जमीनी स्तर पे उन्होंने कोई काम नहीं किया था, जिसकी वजह से उस समय कुछ लोग और इकट्ठे हुए और उन्होंने भी एक सोसाइटी फॉर्म करी। यहाँ पे आप विभिन्न जगहों से यहाँ पे आए हुए हैं, अपने अपने क्षेत्र से, कोई दिल्ली से आया होगा, कोई कहीं से आया होगा। आपने अक्सर देखा होगा जो एसोसिएशन की फंक्शनिंग है वो किस तरीके से होती है और हमारे यहाँ किस तरीके से एसोसिएशन फंक्शन करती है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। सबसे पहले जब 2005 में जो भाई यहाँ इकट्ठे हुए, उस समय यहाँ आबादी बहुत कम थी। अगर वो एक सिस्टम डेवलप कर देते कि भाई कोई भी कॉलोनी, कोई भी एसोसिएशन बिना मेंटेनेंस के नहीं चलती, ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि चौकीदार अगर हम रखते हैं तो उसकी एक कॉस्ट आती है और वो रेजिडेंट्स ही बेयर करते हैं। आप दुनिया की कोई सोसाइटी उठा लीजिए और इवन हाई राइज में हम जाते हैं, वहां पे मंथली हमारा मेंटेनेंस होता है, जबकि अगर ये बुनियाद डाल दी जाती है उस समय, तो कोई भी इस कॉलोनी के अंदर आता तो वो इसको फॉलो करता। चाहे आप उस समय 100 रुपये महीना लगाते, 50 रुपये महीना लगाते, तो धीरे धीरे जो है व्यवस्था बनती और हम अपनी सिक्योरिटी को दुरुस्त करते। जो आज हमारे गेट खुले पड़े, 36 गेट है, वो कैसे मैनेज होंगे? तो ये बड़ा मेटिकुलस इसके अंदर प्लानिंग थी कि यहाँ सिक्योरिटी जो है वो डेवलप ही ना हो पाए। उसी दौरान यहाँ माइनिंग होनी शुरू हो गई। माइनिंग, कोई भी एसोसिएशन के देख रेख में अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसको आवाज उठानी चाहिए थी, अपनी सिक्योरिटी दुरुस्त करनी चाहिए थी, ताकि हमारी भू संपदाओं से जो इतने साल खिलवाड़ होता रहा और हमारे जो पत्थर, मैं बार बार कहता हूं, मैंने अर्बन को भी कई बार कहा कि जो हमारे पत्थर हैं उसकी आप परमिशन लेके अगर उसको छोटे छोटे ब्रिक्स आप बनवाएं और हमारी बाउंड्री आप करें तो हम सिक्योर हो सकते हैं। लेकिन बड़े सोची समझी तहत के पहले जो अर्बन इम्प्रूवमेंट कंपनी हमें यहाँ सिक्योरिटी देती थी, 100 रुपये महीना हमसे लेती थी, लेकिन यहाँ जो भी लोग उस समय इकट्ठे हुए एसोसिएशन के नाम पे, उन्होंने हल्ला मचाया कि देखो जी ये तो सिक्योरिटी बेकार है,
ये हम ग्रुप 4 सिक्योरिटी लगाएंगे, आप ये चंदा देना बंद कर दीजिए। तो लोगों ने मेजोरिटी में चंदा देना बंद कर दिया। धीरे धीरे वो सिक्योरिटी कंपनी ने बंद कर दी। लेकिन आज भी मैं आपको बताऊं कि हम कंपनी के डिफॉल्टर हैं। जब आप मकान बेचते हैं और दूसरे सज्जन उसको अपने नाम पे कराने जाते हैं, पानी के वाटर चार्ज, वाटर को अपने नाम कराने जाते हैं या बिजली का वो कराने जाते हैं, तो उस समय सारे सिक्योरिटी चार्जेस काट लिए जाते हैं। तो आज भी हम डिफॉल्टर हैं अर्बन के, क्योंकि ड्यू टू जो हमारी व्यवस्था जो यहाँ लोग देख रहे थे, उन्होंने सही तरीके से कभी भी एसोसिएशन को आगे नहीं बढ़ाया। अगर वो ऐसा करते तो दूसरी, तीसरी, चौथी एसोसिएशन बनने की नौबत ही नहीं आती, अगर आपने एक सिस्टम डेवलप किया होता उस समय। और दूसरी बात कि यहाँ पानी की जो दिक्कत रही, आप सब जानते हैं, पानी की वजह से पूरे एनसीआर क्या, पूरे देश विदेश में एनआरआई भी बैठा है तो उसे पता है कि ग्रीनफील्ड कॉलोनी जो है वो उसमें पानी नहीं आता, क्योंकि यहीं के लोगों ने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए अपने को आगे बढ़ाने के लिए इन हमारी जो ये संपदाएं थी इनके साथ खिलवाड़ किया। तो मेरा ऐसा मानना है कि एसोसिएशन की जो फंक्शनिंग होती है वो हमेशा पारदर्शी होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास इतनी बड़ी कॉलोनी को चलाने का विजन होना चाहिए। आप बेबाक में माइक लेके, मीडिया को लेके किसी में भी उल्टे सीधे इल्जाम लगाएं, तो आप ये सोचें कि भाई आप कहाँ को जा रहे हैं। एसोसिएशन का काम होता है लड़ने का नहीं, एसोसिएशन का काम होता है सोल्यूशन निकालने का। और आवासीय सुधार मंडल का जब हमने 2015 में गठन किया तो हमने हमेशा ये प्रयास किया कि एक सोल्यूशन बेस्ड एसोसिएशन होनी चाहिए। हमने कंपनी से जब बात करी, हम जाते थे, यहाँ के सड़कों के हालात बहुत खराब होते थे। उस समय जब हम जाते थे, लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र कादियान जो रिटायर्ड थे हमारे पूर्व चेयरमैन साहब, तो सड़कें जब हम कहते थे तो वो कहते थे फंड्स नहीं है जी हमारे पास, हम कैसे बनाएं। तो हमने उस समय हमारी एसोसिएशन ने उन्हें प्रस्ताव दिया था कि आप भागीदारी कर लीजिए ताकि कुछ टीपीवी मॉडल के तहत हम ये सड़कें बना दें। तो उन्होंने कहा कि सुझाव आपका बहुत अच्छा है, हमने कोर्ट के अंदर अर्जी दायर कर रखी है हैंडओवर के लिए कि एमसीएफ में हमारी कॉलोनी हैंडओवर हो जाए, और अगर ये नहीं होता है तो उसके बाद सर्टेनली हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन 2016 में ऑर्डर भी आया एज एट वेयर बेसिस का कि एमसीएफ में ये कॉलोनी चली जाए, लेकिन एमसीएफ ने उसको चैलेंज किया, कंपनी ने भी चैलेंज किया कि आपने जो एस्टिमेट बनाया है वो बहुत ज्यादा है, तो वो मामला रुक सा गया। उसके बाद जनरल साहब का टेन्योर खत्म हो गया, वो यहाँ से चले गए। उसके बाद हमारे भारत भूषण जी चेयरमैन आए 2017 नवंबर में। हमने फिर उनको यही सुझाव दिया कि आप भागीदारी कर लीजिए, और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप 1-2 रोड्स लेके आइए, हम इसको देखते हैं। देखिए, वहां से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ। तो उन्होंने कहा 30-70 में हम भागीदारी करते हैं, तो 30% हमने देखा कि कहीं गलियों के अंदर आबादी कम थी, लोग कम थे, तो 30% के हिसाब से उनके ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा आता। तो उस समय हमने हमारे जो भी प्रेजेंट में काउंसलर हैं, उनके पिताजी, उनको हमने सपोर्ट किया था 2017 इलेक्शंस में। तो हमने उनसे भी बात करी, उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं 10% का योगदान दे दूंगा उसके अंदर। तो ये कारवां चला। देखिए, एसोसिएशन का काम था सुझाव देना, हमने सुझाव दिया, उसको लोगों ने खुद इस भागीदारी को बढ़ाया। आज जो लोग उसको क्वेश्चन कर रहे हैं, राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, अपनी रोटियां सेक रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि भाई, ये जो भागीदारी है ये तो लोगों ने अडॉप्ट करी है। अगर किसी के पास कोई रास्ता ना हो और उसे एक सूर्य की किरण दिखाई दे रही हो, तो क्या वो सूर्य की किरण के सामने नहीं जाएगा? क्या हम 15-17 साल 18 साल हो गए हमें यहाँ स्ट्रगल करते हुए,
तो हमारी सड़कें टूटी हुई थी, हमारे घर में मेहमान आते थे, हमारी गाड़ियां टूटती थी, सस्पेंशन जाता था, 10,000, 20,000, 15,000 हम गाड़ियों पे खर्च करते थे। अगर मैक्सिमम हमने 7,000, 8,000 देके अपनी रोड अगर हमने बनाई है। और फिर इसमें मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो पहली रोड 107 नंबर बनी थी, सचदेवा जी बैठे हमारे बीच में, इनको ज्ञान होगा, 107 नंबर जब रोड बनी थी तो उस समय कंपनी क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करती थी कि कंपनी जो है वो टेंडर के माध्यम से, आज जो टेंडर पे सवाल करते हैं L1 होना चाहिए, L1 होना चाहिए, मैं उनको जवाब देना चाहता हूं कि जब कंपनी टेंडर को वो करती थी उस समय कॉन्ट्रैक्टर होता था, मिडलमैन होता था, और वो तकरीबन 35 to 40% अपना प्रॉफिट रखता था। तो उसमें जब पहली 5 सड़कें बनी तो वो 35-40% कॉस्ट ज्यादा में बने। उस समय हमने ऑब्जेक्शन किया, हमने कहा अगर भागीदारी करनी है, अगर आप जनता के पैसे को इन्वॉल्व कर रहे हो तो कम से कम मिनिमम में मैक्सिमम काम होना चाहिए। हमें कोई रास्ता ऐसा अडॉप्ट करना चाहिए कि जिससे जनता पे बोझ ना आए। उस समय हमने कॉन्ट्रैक्टर प्रथा को खत्म करके कंपनी को सुझाव दिया कि आप प्लांट से सीधा माल मंगवाइए और लेबर रेट पे, कॉन्ट्रैक्टर रेट पे इसको काम दे दीजिए। उन्होंने ऐसा ही किया। सचदेवा जी, फिर मैं नाम लेता हूं, बैठे हैं यहाँ पे, इनकी 2 सड़कें थी, उसका एस्टीमेट 18 लाख प्लस GST दिया गया था। और जब हमने ये पर्टिकुलर नीति अडॉप्ट करी तो 10.5 लाख विद GST में वो सड़कें बनवाई गई। तो आप तकरीबन मैं 10-20 हजार ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन रफली यही फिगर आई और इनकी सड़क बनी और शानदार बनी। आज भी ये पराठे से गाड़ी वहां पे चलाते हैं। तो उसके बाद ये प्रथा स्टार्ट हुई। कंपनी ने ACC से मटेरियल मंगाया, लेबर कॉन्ट्रैक्टर को वो दिया। इसके अंदर कोई धांधलेबाजी या कोई जो लोग इल्जाम लगाते हैं और इसमें कोई दिखा दे और कोई प्रूफ कर दे, या तो आप प्रूफ करिए, अगर आपके पास कोई सबूत है तो प्रूफ करिए। आप ये नहीं कि हिट एंड रन करके आप भाग जाएं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेके, ये गलत बात है। और मैं इसके आगे फिर और कई बातें कहूंगा क्योंकि बहुत अरसे के बाद आप लोगों से मिलना हुआ है और ये प्रसारण भी जा रहा है। तो रेनीवेल परियोजना, जो लोग दावा करते हैं यहाँ पे कि हम रेनीवेल लाए, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, उन लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब यहाँ पे कंपनी ने, जनरल साहब ने एक व्यवस्था बनाई थी, उन्होंने बाहर से पानी लेना बंद करके अपने बोरवेल को जब दुरुस्त करवाया था हम लोगों के सुझाव से, 10 बोरवेल यहाँ रिवाइव हुए थे। उसके बाद आप देखेंगे कि कंपनी ने पानी बाहर से लेना बंद कर दिया था। वो खाली टैंकर उन्होंने एंगेज किए थे, वो अपने बोरवेल से पानी भरते थे। और एक यहाँ श्रीमान जो दावा करते हैं परिवार का कि मैं परिवार का मुखिया हूँ, इन्होंने SDM को कंप्लेंट करके वो टैंकर बंद करवा दिया। उस समय हम आवासीय सुधार मंडल की टीम, सारे हमारे साथी, हमारी बहन जी, सारे लोग मिलके तकरीबन 400-500 लोग, हमें याद है, हम माननीय मंत्री जी के पास गए। हमने माननीय मंत्री जी से कहा कि कैसे चलेगा, अभी पानी रेनीवेल का आया नहीं है, वहां परियोजना का काम चल रहा है, और अगर ये टैंकर्स भी हमारे बंद हो गए जो विद इन द कॉलोनी हमारे अपने रिसोर्सेज हैं, हम उससे जनरेट करके पानी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो मंत्री जी ने सख्त आदेश दिए और 2 घंटे के अंदर वो टैंकर चले। उसके बाद दावा किया गया कि रेनीवेल के लिए हमने ये किया, वो किया। मैं कहता हूँ जी, अगर आपने किया तो ये तारीख है जिस समय यहाँ रेनीवेल का उद्घाटन हुआ था, उसके पीछे की भी एक स्टोरी है। हमारी बहन विधायिका सीमा त्रिखा जी, उनका फोन आया मेरे पास कि आदित्य भाई रेनीवेल का ये करना है हमने उद्घाटन, तो 46 सेक्टर हम सोच रहे हैं कि वहां पे हम करें। मैंने कहा बहन जी 46 से तो चलो पानी आएगा, लेकिन हमारे लोगों ने इतनी यहाँ पीड़ा सहन करी है इस पानी के लिए, पता नहीं लाइनों में लग के 6-6 बजे से। एक हमारे लिए तो एक उत्सव का दिन है ये। अगर रेनीवेल का उद्घाटन
हार्ट ऑफ द ग्रीन फील्ड में हो तो हमारे नागरिकों में एक संदेश जाएगा कि नहीं, सरकार भी काम कर रही है। उस समय उद्घाटन जो है पानी की टंकी पे, आप अभी भी जाके देख सकते हैं कि 20 मई 2017 को माननीय किशन पाल गुर्जर जी, विधायिका बहन सीमा त्रिखा जी, अन्य रिप्रेजेंटेटिव, हमारी पूरी टीम वहां पे मौजूद थी। लेकिन जो यहाँ का दावेदार है, मैं उससे पूछना चाहता हूं कि उस प्रोग्राम में आप कहाँ थे, आपकी टीम कहाँ थी? आप तो कहीं थे ही नहीं। तो इसलिए ये झूठ परोसना बंद करिए, दूसरों की मेहनत पे अपना ठप्पा लगाना भी बंद करिए। आप कुछ अच्छा कर सकते हैं तो अपने बलबूते पे आप करिए। सेकंड, अंडरपास 2014 में जब मैं, इससे पहले एक सवाल करना चाहता हूं। एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बिजनेस एंटिटी हो, चाहे वो एक संस्था हो, क्या वो एक व्यक्ति, अगर मान लीजिए मैं प्रेसिडेंट हूं, कल को मैं बीमार हो जाऊं, मैं समय ना दे पाऊं, या सपोज करें मेरे पे कोई मुसीबत आ जाए, तो क्या वो एसोसिएशन बंद हो जाएगी? क्या उनके वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी या अन्य मेंबर्स वो काम नहीं करेंगे? तो 2014 में जो ये वैक्यूम क्रिएट हुआ, ये परिवारवाद की बात करने वाले भाई साहब किसी मुसीबत में फंस गए, और वो कहाँ थे वो सब जानते हैं। लेकिन उस समय उनकी एसोसिएशन कहाँ थी भाई? आपकी एसोसिएशन का एक भी नुमाइंदा नहीं जो ग्रीनफील्ड को जो है लीड कर सके, कि सही तरीके से ग्रीनफील्ड की आवाज आगे पहुंचा सके। उस समय हम लोगों ने, बहन जी 2014 में जीत के आई थी, और दिसंबर का महीना था, बारिश हो रही थी। उस समय एक महिला रेलवे लाइन पे उसकी कट के मृत्यु हो गई। तो उस समय हमने फोन किया बहन जी को, विजय शर्मा जी ने, वो रात को तकरीबन 10:30 बजे काफिला लेके आई। उन्होंने कहा कि भाई वो ऊपर भी चढ़ी, कीचड़ भी था, देखा, सारा मुआयना किया। उन्होंने कहा भाई कैसे होना चाहिए, आप लोग सुझाव दीजिए। हमने कहा कि बहन जी या तो ग्रेविटी से इसको कराइए कि एक पाइपलाइन डल जाए, ग्रेविटी पहले टेस्ट हो जाए, और ये हमारा रेन वाटर जो है सीधा बुढ़िया नाले में चला जाए। या दूसरा तरीका है कि समतल का निर्माण आप करवा दीजिए। तो उस समय पहले ग्रेविटी रिपोर्ट तैयार की गई, हमारी एसोसिएशन ने अपने लेवल पे भी कराई, एज वेल एज डिपार्टमेंट ने भी कराई। उस समय जब ये फ्लाईओवर एनएचपीसी आया तो वो लेवल बराबर हो गए, जिसकी वजह से ग्रेविटी से काम नहीं हुआ, समतल का निर्माण करना पड़ा। और जब वो निर्माण कार्य हुआ, मैं फिर आपको कहता हूं कि 14 से 16 तक बहुत शांति थी ग्रीनफील्ड में। उसके बाद अचानक से एक अशांत स्वभाव के व्यक्ति बाहर आ गए और उन्होंने क्लेम करना शुरू किया, मैंने सीएम से करा दिया। अरे भाई, सीएम नाली वाला काम करेंगे क्या? सीएम पॉलिसी मेकर है, इसके लिए काउंसलर होता है, इसके लिए एमएलए हैं, है ना, उनके लेवल का ये काम है। मैंने ये करा दिया, मैंने वो करा दिया। लेकिन जब उद्घाटन हुआ उस समय एमएलए सीमा त्रिखा जी वहां थी और प्रेजेंट काउंसलर वहां थी, हमारी पूरी टीम वहां थी। भाई साहब आप कहाँ थे? भाई कहाँ थे? अगर आपने काम कराया तो सही मौके पे आप क्यों नहीं होते हो? सही मौके पे होना चाहिए ना। तो वहां भी ये गायब हो गए। और फिर मैं एक बात कहूंगा कि ऐसा नहीं है, प्रयास हुए जब 2005 से जो वर्किंग प्रॉपर नहीं थी, 2012 में हमारी बहन जी बैठी हैं, बहन सुनीता मलिक जी, इन्होंने अपनी एसोसिएशन फॉर्म करी, चैलेंज किया। एक लेडी ने, अकेली लेडी ने चैलेंज किया, लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? इतने भयंकर तरीके से जानलेवा हमला किया गया। उस हमले के अंदर बहन जी को इंजरी हुई और आज तक स्पाइन की वजह से वो परेशान है। टीम बिखर गई। टीम एसपी, हमारे एसपी गुप्ता जी बैठे हैं, उस टीम में थे, वो टीम बिखर गई क्योंकि लोगों में डर पैदा कर दिया गया कि हाँ जो खड़ा होगा उसको तो हम बस कर देंगे कुछ। तो उस सोच से जब हमने इस संगठन को खड़ा किया
तो हमने ये सोचा कि प्रचार नहीं करना भाई, प्रचार नहीं करना और साइलेंट हम वर्किंग करेंगे, हम लाइमलाइट में नहीं रहेंगे, लेकिन हम काम करेंगे कॉलोनी के लिए, क्योंकि उस समय विश्वास ऐसा टूटा हुआ था एसोसिएशन के प्रति कि भाई ये तो कुछ नहीं करते हैं, सारी एसोसिएशन बेकार है। लेकिन ऐसा नहीं है, एसोसिएशन के जो लोग हैं वो भी यहाँ के निवासी हैं भाई, यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, लेकिन उनमें इतना फर्क है कि वो अपना टाइम देते हैं, वो कुछ चाहते हैं कि कॉलोनी के लिए बेटर है। तो वो प्रयास विफल किया गया। लेकिन जब हमने 2015 में हमारी 13 अप्रैल को फॉर्मेशन हुई तो हमने धीरे धीरे ये सारे जो मैंने रिन्यूएबल का आपको वाटर के ये सारी चीजें हमने करनी शुरू करी कॉलोनी के अंदर, और एक बदलाव आपको दिखा। जिस भागीदारी को आज क्रिटिसाइज किया जा रहा है या राजनीतिक उसको एक मंच प्रदान कर दिया गया है, वो ऐसा नहीं है। भागीदारी से आपका यहाँ पे 135 रोड आपके योगदान से, देखिए 10% प्लस 90% है ना, तभी 100% बनता है। अगर 90% ना हो तो रोड कैसे बनेगी? तो 90% वालों का यानी हमारा जो इनडायरेक्टली हम फंड्स देते हैं कंपनी को, उसके द्वारा ये काम हुआ है। और कुछ लोग भाई यहाँ बात करते हैं इंसिडेंटल चार्जेस कंपनी ले रही है, मोटेशन चार्जेस ले रही है। देखिए मैं कोई कंपनी का वकील नहीं हूँ, मैं कंपनी को डिफेंड नहीं करूंगा, लेकिन मैं लॉजिकल बात करूंगा आपके बीच में। वो बात ये करूंगा कि ये बात जब कंपनी ने तकरीबन 2015 में सर्विस टैक्स लगा दिया था आपके वाटर बिल से, उस समय हमने कैटेगरी जब चेक करी कि भाई सर्विस टैक्स तो वाटर उस पे है ही नहीं, तो हमारी उस समय वाइस प्रेसिडेंट थी एडवोकेट स्वाति गुप्ता जी, उन्होंने एक बिल लेके कंज्यूमर कोर्ट में उसको लगाया और कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि इट इज वेरी रॉन्ग, कंपनी कैन नॉट चार्ज सर्विस टैक्स बिकॉज वाटर सप्लाई इज नॉट अंडर सर्विस टैक्स कैटेगरी। तो उस समय जनरल साहब थे हमारे, जनरल साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा, हमने कहा ये जो आप मोटेशन चार्जेस लेते हैं, मोटेशन तो हवा की होती नहीं है, ये तो आप गलत ले रहे हो। उन्होंने कहा आदित्य यू कैन चैलेंज अस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, आपको गलत लगता है आप इसे चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बात आपको स्पष्ट बता दूं कि कोई भी कंपनी हो वो पैसा जनरेट करेगी तभी वो कुछ काम कर पाएगी। हम इस तरीके से पैसा जनरेट करते हैं और इसी पैसों से हम कॉलोनी में थोड़ा बहुत जो आप डेवलपमेंट देखते हैं वो हम करवा पाते हैं। अगर आपने बंद करवाना है आप बंद करवा दीजिए, हमारे पास तो रिसोर्सेज है ही नहीं कि हम किस तरीके से आपकी सड़क बनाएंगे या आपके पार्क डेवलप करेंगे। तो उस समय हमें जनरल साहब का वो सुझाव ठीक लगा, हमने कहा ठीक है काम तो हो रहा है हमारा, और जो बिल्डर यहाँ बनाता है वो पे कर रहा है ना वो चीजों को, तो उसमें हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन हाँ समय आएगा हम इसको भी चैलेंज करेंगे। लेकिन जो ये लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि इंसिडेंटल चार्जेस हमें कोर्ट के कागज दिखा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ भाई आप अपना घर कैसे चलाते हो? आप अपना घर किसी इनकम बेस्ड तरीके से चलाते होगे ना, तभी तो आप मेंटेन करते हैं चीजों को। तो अगर आपकी अर्निंग नहीं होगी तो आप कैसे करेंगे? किसी के आगे भीख मांगेंगे क्या? तो मेरा ये कहने का मतलब है कि गुमराह करने की जो टैक्टिस है इससे हमें बचना चाहिए। और इसमें रेनीवेल परियोजना के बारे में भी मैं बात कहूंगा। जब रेनीवेल यहाँ पे आया हमने ऑब्जर्व किया कि रेनीवेल तो आ गया लेकिन हमारे इंटरनल पाइपलाइन ना होने की वजह से हम लोगों को रेनीवेल पूरी तरीके से हमें नहीं मिल रहा है, रेनीवेल सप्लाई का हमें फायदा नहीं हो रहा है। उस समय जनरल साहब थे, हमने उनको ये बताया तो उन्होंने कहा मैं बोर्ड में रखूंगा। क्या उस समय सर्कमस्टांसेस रहे होंगे, बोर्ड ने उसको उस समय अप्रूव नहीं किया। लेकिन जैसे ही भारत भूषण जी आए हमने फिर अपनी बात उनके समक्ष रखी, और उस समय जब बोर्ड एक नया गठित होता है तो उस समय रिसोर्सेज भी होते हैं और एक चाह भी होती है करने की। उन्होंने कहा ठीक है आप बताएं कि कहां से कहां लाइन डालनी है। हमने उन्हें बताया कि
आपका ये जो 2 नंबर तक आपकी पुलिस चौकी है, यहाँ तक आपकी लाइन आ रखी है, यहाँ से आपको आगे लेके जाना है। तो वो पाइपलाइन का काम भी हमारे सुझाव पे हुआ। और ठीक है, कंपनी को करना है, लेकिन कंपनी को सही एडवाइस, सही सोल्यूशन बेस्ड अगर आप आइडिया दोगे तभी वो भी काम करेंगे। तो उन्होंने ये काम किया और रेनीवेल परियोजना हमारी उस समय हमें पूरा लाभ मिलना स्टार्ट हुआ। और आज मुझे खुशी है 26-27 लाख लीटर पानी आता है, लेकिन अभी भी उसमें कुछ कमी है जिसके लिए हम लगे हुए हैं। मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि आइडिया हमारा होता है, ठप्पा कोई और लगा देता है। तो सही बात है। और आपके मन में सवाल होगा, भाई ये आज मीटिंग बुलाई है, जहां रोड बन रही है वहीं बुलाई है। तो मैं आपको बताता हूं कि एक तरीका होता है काम करवाने का। ये रोड आपकी बी ब्लॉक के लिए लाइफलाइन रोड है, और ऐसी ये बी ब्लॉक के लिए है तो ए ब्लॉक के लिए 5 नंबर वाली है, सी ब्लॉक के लिए महाराणा रंजीत सिंह मार्ग वाली है। ऐसे ही हर ब्लॉक के लिए कोई ना कोई सड़क एक लाइफलाइन रोड होती। और अगर हम एज अ एसोसिएशन हम बाइस नहीं हो सकते कभी कभी। अगर हम बाइस हैं तो हमें एसोसिएशन में होना ही नहीं चाहिए। अगर मैं बी ब्लॉक में रहता हूं तो ये नहीं कि बी ब्लॉक में काम हो, ए में भी हो बराबर, सी में भी बराबर काम हो, तब तो वो एसोसिएशन है। तो इसमें हमने, यहाँ वर्मा जी बैठे हैं हमारे, शायद एचएम अग्रवाल जी नहीं है, आए नहीं है, तो हमने कहा देखिए आपको लाइन अप होना पड़ेगा। ठीक है, आप हमारे ट्रेजरर हैं, आप अच्छी बात है, लेकिन हम इसमें बाइस नहीं हो सकते। आप चिट्ठियां लिखें, आप कंपनी में चिट्ठी लिखें कि भाई ये जो रोड है ये खराब है और जब भी इसको प्रायोरिटी में लेके किया जाए। आज तकरीबन ये 1.5-2 साल से इन्होंने चिट्ठियां वहां डाली हुई हैं और हमने भी इसको लाइन अप किया। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास फंड्स नहीं है। हमने कहा किस चीज के फंड्स नहीं है? उन्होंने कहा हम तो आरएमसी रोड बना रहे हैं आजकल। मैंने कहा नहीं, आप इसको विटामिन की रोड बना दीजिए। भाई इंस्टेंट रिलीफ तो मिलेगा। आपकी काली सड़क क्या पहले बनी नहीं है? 5-5 साल 10 साल काली सड़क चलती है। तो 1 जून को हमारी मीटिंग हुई जिसमें हमारे साथी सारे, बहन सुनीता मलिक जी हमारे साथ, और मीटिंग के अंदर कंपनी को हमने बड़े पुख्ता तरीके से, पुरजोर तरीके से कहा कि भाई इसको आप बनवाइए, चाहे काली बनवाइए। उससे पहले हम अपनी वर्किंग भी करके लेके गए थे, इसकी पैमाइश करके, एक रफ एस्टिमेट लेके, सारा कुछ हम लेके गए थे। तो उन्होंने इसको अप्रूव किया। उन्होंने कहा हमें पहले आप डिपार्टमेंटल कार्रवाई करने दीजिए, तो वो हम कर लें, उसके बाद आप इसको डिस्क्लोज करें। लेकिन जब वर्क ऑर्डर आया सी ब्लॉक में, तो कुछ कंपनी में कुछ लोग हैं ऐसे जो दोनों तरफ चलते हैं। तो उन्होंने एक भाई साहब को कहा कि सड़क बनने वाली है। भाई साहब ने कहा अच्छा। ओहो, माइक वाले को फोन किया, मीडिया वाले को फोन किया, भाई साहब ने बैनर बनवाए, साल कर दूंगा। भाई साहब कौन से स्कूल में पढ़े हो भाई? अगर किसी भी ऑफिस से आपको काम कराना होता है तो उसका एक तरीका होता है। आप चिट्ठी लिखते हैं, आप उस ऑफिस में जाते हैं, अफसर से मिलते हैं, उसको अपनी समझाते हैं, उसके बाद वहां से अप्रूवल आता है। ये कौन सा तरीका है भाई कि आपके धरने से एक दिन, एक 10 मिनट के उससे और काम हो गया, काम हो गया, कमाल हो गया। तो फिर अब कल क्या हुआ, जब काम स्टार्ट हो गया, एएसएम ने आप सबको इन्फॉर्मेशन दिया, तो भाई साहब फिर आ गए। भाई साहब ने कहा अगर ये 1 इंच की रोड बनी तो मैं हड़ताल कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। अरे भाई आप समझो, ये आरएमसी की रोड नहीं है जो 5 इंच की बनेगी, ये आपकी बिटुमेन की रोड है। इसके अंदर जीएसपी डलेगी, जहां गड्ढे हैं वहां 3-3 इंच भी आएगा ये, और पूरी कारपेटिंग होगी इस रोड की। उसके बाद बिटुमेन गिरेगा, उसके बाद इसमें सील कोट लगेगा। भाई आप गुमराह क्यों करते हो? अगर फिर भी कोई कमी होगी तो उसके लिए आप होने तो दें। अगर बनते बनते आपको कमी लगेगी तो हम करेंगे ना, कंपनी से बात करेंगे। एक तरीका होता है
ये थोड़ा ना होता है कि आधी रात को आप किसी के भी घर लोगों को ले जाओ और वहां हंगामा कर दो और वहां के जो है गेट बैन कर दो और उसके बाद उन भोले भाले लोगों को बिजली कांड में फंसा के और अपनी FIR वापस ले लो। ये तो आपकी लॉयल्टी है आपके रेजिडेंट्स के साथ। अगर आप लीड कर रहे हैं किसी भी चीज को तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके किसी भी रेजिडेंट्स में आंच नहीं आनी चाहिए। आज अच्छे अच्छे लोग जो पहले एसोसिएशन जो भी ये कहते हैं एनजीओ उसमें हुआ करते थे, आज वो कहाँ हैं भाई? उन पे केस लग गए हैं, उनके कोई पूछने वाला नहीं रहा। आपने ऐसी दुर्दशा कर दी। और मैं और भी हमारे साथी बैठे हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि एक सही तरीका होता है काम करवाने का, और जब तक इस कॉलोनी को हम मेंटेनेंस मोड पे नहीं लेके आएंगे, जब तक इस कॉलोनी को हम, आप ये देखिए चोरियां होती है यहाँ पे, शोर मचा दिया जाता है कि भाई पुलिस क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है। अरे भाई पुलिस का काम एक्सटर्नल आपको वो देना है, इंटरनल कोई भी कॉलोनी पुलिस उसमें गश्त नहीं करती है। आपके खुद को चौकीदार रखने पड़ेंगे उसके लिए, है ना। और आप MCF में हम सारे लोग बात करते हैं इसको हैंडओवर कराने की। हमारे पास MCF में अगर ये हैंडओवर हो जाती है तो गेटों को कौन मैनेज करेगा? कहाँ है रिसोर्सेस? किसकी हम राह देखेंगे? खुले गेट, और अभी भी कोई भी मुंह उठा के चला आता है। आप यहाँ पे इंक्रोचमेंट आए दिन हो जाती है। ASM ने 5 बार DTP को शिकायत करी, बहन जी भी बैठी हैं, इन्होंने भी लेटर लिखा, कार्रवाई हुई, लेकिन हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है अगले दिन उसे रोकने के लिए। और 4 नंबर गेट का यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं वो इसी रोड पे आए थे धरना देने के लिए कि रोड के लिए, तो भाई वो उनको वेंडर दिखाई नहीं दिए। और जिनकी दुकानें आप बनवा रहे थे पक्की JMD में, अगर ASM के हमारे कर्मठ जनरल सेक्रेटरी भाई सन्नी खंडेलवाल वहां ना पहुंचे होते और हमने कंपनी पे प्रेशर ना बनाया होता तो 10 इलीगल दुकानें जो है JMD में बन गई थी। 10 इलीगल दुकानें किराए की इनकम तैयार कर दी गई। तो ये खेल आप जो बिहाइंड द सीन्स खेलते हैं, ये भाई साहब मूर्ख नहीं है, यहाँ पढ़े लिखी जनता है, ये पुराना काल नहीं है। आप इस बात को समझें, आप भी यहाँ के निवासी हैं, और मैं तो ये कहूंगा गेट वेल सून। बिजली के विषय में भी बहुत सारी बातें हैं, लंबा हो जाएगा, और आप निश्चिंत रहिए, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे पानी हो, आपकी ASM टीम। कई बार लोग प्रश्न करते हैं, हम एक चीज डालते हैं तो कहते हैं जी ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, लेकिन कभी मैं अपने एजेंडाज आपसे शेयर करूंगा और उसके अंदर आप देखेंगे कि ASM ने हर पॉइंट को, कॉलोनी के हर पॉइंट को कवर कर रखा है। चाहे काम होता है, कई बार चेयरमैन साहब कह देते हैं आप दोबारा लिख के ले आए। हमने कहा सर हम तो लिख के लाएंगे जब तक ये काम नहीं होगा। आप 10 बार मना करोगे, हम 10 बार लिख के लेके आएंगे। तो मेरा ये कहने का है, ऐसे ही ओवरहेड टैंक्स, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, B ब्लॉक में कोई ओवरहेड टैंक नहीं है, और हमने प्रस्ताव रखा था और उस समय चेयरमैन साहब ने इसको अप्रूव कर दिया है। B ब्लॉक, C ब्लॉक में ओवरहेड टैंक जो है एक बनाए जाएंगे, जिससे पानी की और स्टोरेज हम लोग कर सकें। और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय का अभाव है, समय सीमा में सारी चीजें होनी चाहिए। हाँ, डेयरिंग काफी लोग मानते हैं भाई साहब को कि भाई साहब बहुत डेयरिंग है। भाई साहब जैसा डेयरिंग आदमी कोई है ही नहीं। भाई अगर आप इतने डेयरिंग हैं, दयाल नगर की बाउंड्री वॉल पे हाथ डाल के दिखाओ। हमने दयाल नगर का मुद्दा उठाया, हमने कंपनी को DTP में पार्टी बनाया है, आप हिम्मत दिखाओ। अभी एक बारी यहीं बुला लो, अगर डेयरिंग दिखानी है तो यहीं बुलाओ एक बारी। हमने याद नहीं है, क्या याद नहीं है जब गए थे हमने दयाल नगर में कंपनी को पार्टी बनाया है DTP में। हमने कहा ये कंपनी की जिम्मेदारी है, ये बाउंड्री वॉल क्यों नहीं करते हैं। और वो जो इशू वहां चल रहा है हमारा, उसके अंदर अगर कोई अपने आप को कहता है कि मैं यहाँ का प्रधान हूँ, तो भाई दयाल नगर की बाउंड्री वॉल के विषय में आप कितने सीरियस हैं, जरा इसका जवाब भी दे देना। दूसरा EWS B ब्लॉक, यहाँ से आए दिन
यहाँ से चोरियां हो रही हैं, इसके विषय में हमने आवाज उठा रखी है। एमसीएफ के अंदर भी, कंपनी के अंदर भी, कंपनी ने जो है पैंपिंग अप्रूव कर दी है और बहुत जल्दी इसका पैंपिंग का काम यहाँ 20 नंबर लेन से स्टार्ट हो जाएगा। हुआ भी था, बीच में लेबर की प्रॉब्लम थी, लेकिन अब बहुत जल्दी मैं कह सकता हूँ कि ये आपकी पैंपिंग का काम भी स्टार्ट हो जाएगा। और ये काम होते हैं एसोसिएशन के। एसोसिएशन का काम प्रोपेगेंडा करना नहीं होता है। आप साइलेंटली काम करिए, लोग एक्नॉलेज करेंगे। लेकिन ये जो पोस्टर वार आप कर रहे हैं, ये बहुत गलत एक प्रेसिडेंस है। और मैं इसमें एक बात और कहूंगा कि भाई हिंदी को समझना तो सीखो। आवासीय सुधार मंडल का अर्थ है, आवासीय मैंने रेजिडेंशियल, सुधार मैंने क्या बोलते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हो तो वेलफेयर करते हो, और मंडल मैंने क्या बोलते हैं अखिलेश भाई, एसोसिएशन। इतने बुद्धिजीवी लोग हैं कि रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज में आरटीआई लगा के एक लिखवा के ले आए कि आवासीय सुधार मंडल जो है एसोसिएशन है, या एसोसिएशन आवासीय सुधार मंडल एसोसिएशन है कि एसोसिएशन की एनजीओ है। उन्होंने कहा आवासीय सुधार मंडल इज आवासीय सुधार मंडल। आप लोगों को यहाँ गलत मैसेज दे रहे हो कि ये एनजीओ है। भाई आपके बुद्धिजीवी एडवोकेट जिसने हमारी आरटीआई लगाई थी, उससे तो पूछो कि डिक्शनरी लेके जरा मीनिंग तो समझ लें पहले। हिंदी में हाथ तंग है ना? हिंदी में क्या है? हिंदी में हाथ तंग है। अरे और मैं एक बात कहना चाहूँगा, जर्मनी से पढ़ के आया है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि 2015 में आप लोगों ने कहा कि हमारी सड़कों की सफाई होनी चाहिए। हमें अलग अलग माध्यम से मैसेज मिले, हमने कूड़े वालों से बात करी। उन्होंने कहा साहब हम हफ्ते में 2 दिन सड़कों की सफाई करेंगे और 40 रुपीज महीना हम लेंगे। ये व्यवस्था बड़ी अच्छी चल रही थी। उनका मकसद ही है कि अच्छे कामों को आप किस तरीके से रोक सकें और जो अच्छे काम कर रहा है उसको किस तरीके से कानूनी चंगुल में फंसा सकें। तो एएसएम के पीछे कुछ लेडीज लगा दी गई। उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट किया कि आदित्य शर्मा तो कूड़े का कारोबार करता है, ये तो 40-100 रुपए महीना जो है ले रहे हैं। रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज में हमारी शिकायत करी गई एएसएम की कि भाई 100 रुपए महीना ले रहे हैं, 100 रुपए महीना जो है यहाँ पे दिया जा रहा है। तो रजिस्ट्रार साहब का नोटिस सर्व हो गया। हम नोटिस का जवाब देना था। हमने कूड़े वालों को बुलाया, उनके रसीद बुक निकलवाई कि साहब जिन लोगों ने हमारी कंप्लेंट करी है, जिन्होंने वहां साइन किए हैं, जरा इनका रिकॉर्ड तो बताओ ये कितने पैसे दे रहे हैं। तो वहां निकल के आया ये तो 60 रुपए दे रहे हैं और 40 रुपीज जो है वो अलग से सफाई के जो है वो ये देते ही नहीं। तो हमने वहां रसीद लगा दी कि भाई ये जो शिकायत करता है, नामी वकील है यहाँ के जो हमारी शिकायत कर रहे हैं, ये तो खुद कूड़े के पैसे भी नहीं देते और 60 रुपए कूड़े का रेट है, 40 रुपए सड़कों की सफाई का रेट है। उसके बाद इन्होंने हमारी डीसीपी साहब के यहाँ शिकायत कर दी। तो अल्टीमेटली वो सर्विस हमें बंद करनी पड़ी। रोज वहां चक्कर काटो, पुलिस स्टेशन जाओ, फाइल तैयार करो। अल्टीमेटली वो डिस्टर्ब कर दिया गया सिस्टम को। और आज अलग अलग गलियां, कोई 100 रुपए दे रहा है, कोई 70 दे रहा है, कोई 80 दे रहा है। मेरी गली में अब 100 रुपए दे रहे हैं क्योंकि 20 घर है। तो ये व्यवस्थाओं को जो खराब करने का काम है, ये क्या अच्छी बात है? ये अच्छी बात है। और जिस समय एएसएम का गठन हुआ था उस समय यहाँ के कूड़े वालों का वर्जन है, पुलिस में स्टेटमेंट है कि यहाँ की नामी प्रमाणी जो भी लोग हैं उनको जो हम 50,000 रुपए महीना देते हैं। हमने उनको सख्त आदेश दिए। उस समय 100 रुपए कूड़े का रेट हो गया था। हमने कहा आपने जो फायदा देना है आप डायरेक्ट जनता को दीजिए। उन्होंने कहा सर हम 50 रुपए में काम करेंगे। तो उन्होंने 2 साल 50 रुपए महीने में भी काम किया। उसके बाद 10 रुपए बढ़ाए थे, जो आज तक इतने सालों में 60 रुपए हम लोग देते हैं। तो भाई साहब किस गरीब कल्याण की बात करते हैं? एसोसिएशन तो ढंग से चलती नहीं है। 15 साल लोग रिजेक्ट कर चुके हैं। उसके बाद अब फिर आप जो है इलेक्शन के टाइम में खड़े हो जाते हैं। अच्छी बात है, बरसाती मेंढकों का तो काम ही यही होता है।
तो बेबाकी से मैंने अपनी बात रखी है। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आई होगी और जो लोग मुझे वीडियो के माध्यम से सुनेंगे उनको भी ये बात समझ में आए कि हमारे को कोई प्रोटेक्ट करने नहीं आएगा, हमें अपनी व्यवस्थाएं खुद खड़ी करनी है और व्यवस्थाएं जितनी जल्दी हम खड़ी करेंगे उतनी ही जल्दी इस कॉलोनी को हम अच्छे लेवल पे एनसीआर की बेस्ट कॉलोनी, लेकिन ये नहीं पॉश कॉलोनी है और अपने घर के बगल में भैंस बांध रखी है, तो इस तरीके से नहीं काम चलेगा। तो मैं इस सड़क के विषय में एक बात और कहना चाहूंगा कि जितनी भी सड़कें आरएमसी भी बनी हैं उसमें हमने हमेशा यह सुझाव रेजिडेंट्स को दिया कि सड़क बनेगी फिर आप पाइप वाटर कनेक्शन, कभी आपकी पुरानी पाइप भी खराब हो जाती है तो फिर रोड को आप काट देते हैं तो उस समय रोड आपकी खराब हो जाती है। तो इसलिए आप अपने अपने घरों के आगे एक 6 इंच का पाइप अगर इंसर्ट करा दें तो 1.25 इंच के 4-5 पाइप उसमें से आराम से आप बाद में भी लेके जा सकते हैं, जिससे आपकी रोड कटिंग नहीं होगी। और इसमें तकरीबन इस रोड में 4 प्लॉट इधर और एक इधर 5 आगे, एक दो प्लॉट 6-7 प्लॉट है। मैंने कल कंपनी से बात भी करी है, लेकिन कल सोमवार है और हेड ऑफिस में हम बात करेंगे, बहन जी भी करेंगे कि इस रोड कंस्ट्रक्शन से पहले जो खाली प्लॉट है उसके अंदर वो पाइप डलवा दिया जाए ताकि जब भी कोई बिल्डर यहाँ बनाने आए तो उस समय वो रोड काटनी ना पड़े। और आप जो यहाँ इस रोड के निवासी भी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि अपने अपने घर बिल्डिंग के आगे अगर एक 6 इंच का पाइप आप ला दें तो कॉन्ट्रैक्टर उसको इंसर्ट कर देगा, दोनों तरफ एंड कैप लग जाएगी। जब भी आपको पाइप बदलना है आप उसके बीच में से ले जाके और कनेक्ट कर सकते हैं। अगर ये हम टेक्निक को फॉलो करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि ये रोड जो अभी बन रही है ये सालों तक सुरक्षित रहेगी। दूसरी बात, मैं एक पॉइंट मिस कर गया था। साथियों, व्हाट्सएप के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मेरे पे बहुत सालों से तकरीबन 2019 से एक आरोप लगाते जा रहे हैं कि मैंने एक आरटीआई लगाई थी रोड्स के विषय में। सबसे पहले तो आर्टिकल 19(1)(a) जो है किसी भी नागरिक को ये राइट देता है कि वो राइट टू स्पीच या आरटीआई लगाने का उसको अधिकार देता है कि वो जानकारी प्राप्त कर सके। जब ये मंत्री जी के समक्ष हम लोग गए थे, जब इन्होंने एक मुहिम चलाई थी कि 30 फुट की रोड को बंद करा दिया जाए, भागीदारी का बंद करा दिया जाए, मंत्री जी के पास जब हम लोग गए तो उन्होंने कहा देखो मैं तो फंड्स अभी अंडर आते नहीं है कॉलोनी में, अपने फंड्स से लगा नहीं सकता और 30 फुट रोड का तो आप काम कर रहे हो, आप क्या चाहते हो? हमने कहा आप हमारी 60 फुट के लिए योगदान दे दीजिए। तो उस समय मंत्री जी ने 1 करोड़ की राशि जो है सैंक्शन करी थी और उस समय रोड 135 बनने वाली थी। तो मंत्री जी को हमने दिल्ली जाके न्योता भी दिया था, अखिलेश भाई यहाँ है, उनकी रोड थी। मंत्री जी उस सम्मेलन में आए भी थे। और ये मैं बात बता रहा हूँ आपको 2018 की, मैं 2018 की आपको बात बता रहा हूँ। उस समय मंत्री जी ने जब ये अनाउंसमेंट करी थी तो उसके 2-3 महीने बीत गए और जब हम एमसीएफ में जाते थे तो वो कहते थे जी हमारे पास तो फंड्स आया नहीं। तो मैंने उस दौरान एक आरटीआई लगा के ये जाना था कि जो मंत्री जी ने फंड अलॉट किया है वो इस समय कहाँ है। तो वहाँ से मेरे को ये जवाब मिला कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर जो फंड है और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इस काम को आपका करवाएगी। तो हमें ये आश्वासन हो गया कि वाकई फंड जो है वो अलॉट हो चुके हैं। और इन लोगों ने ये प्रचार किया कि आरटीआई लगा दी मंत्री जी के अगेंस्ट। तो आरटीआई किसी भी के अगेंस्ट नहीं होती है, आरटीआई इज राइट टू इंफॉर्मेशन। मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए थी, मुझे इंफॉर्मेशन मिली सरकार द्वारा, लेकिन आप कहते हो इस वजह से रोड नहीं बनी। भाई आप ये जो पुलिस चौकी है इस पे तख्ती जाके पढ़िए
उस पर डेट लिखी हुई है 5 मार्च 2019 को उद्घाटन किया गया माननीय मंत्री जी द्वारा, बहन सीमा त्रिखा जी द्वारा। वहां उद्घाटन तख्ती पे नाम लिखा हुआ है और हमारी आरटीआई ने उस काम को कैसे रोक दिया भाई? 2018 में हमने आरटीआई लगाई और 2019 में ये काम हुआ, और जो काम नहीं हुआ तो जरा ये भी तो बताइए। आपकी एडवोकेट जो सदस्य हैं उन्होंने जो आरटीआई लगाई थी उसको भी पब्लिक करने की जरा हिम्मत करो। उसमें प्रश्न क्या पूछे गए थे, और हम बड़े मैं गंभीरता से और बड़ी जिम्मेवारी से एक बात कहता हूं कि हमने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया। हम अपनी आरटीआई को सार्वजनिक तौर पे भी दिखा सकते हैं, और उसके बावजूद भी यहाँ काम हुआ है। सरकारी तख्ती जहाँ लगी है वहाँ उद्घाटन माना जाएगा। आप कहीं टेंट लगा के और वहाँ अनाउंस कर दो कि तुम्हारी रोड बनेगी, तुम्हारी बनेगी, तुम्हारी बनेगी, और अपने अपने नारियल मटके यहाँ ले आओ, मैं यहाँ उद्घाटन करवा दूंगा। सॉरी बॉस, ये तरीका नहीं है। अगर कोई भी प्रशासनिक काम होता है तो वो जिस जगह पे होता है वो वहीं उद्घाटन करते हैं। अगर 7 सड़कों का करेंगे ना तो 7 जगह जाके करेंगे, ऐसा नहीं है कि एक जगह पे कर देंगे। तो ये गुमराह जो लोग करते हैं इनसे मत होइए। और आप हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, एक सपना लेके यहाँ आए थे कि अधिकतर हम आए हैं फ्लैट से आए होंगे, छोटी सराउंडिंग से आए होंगे, ग्रीन फील्ड में आए, यहाँ खुला वातावरण देखा, बड़े मकान देखे, तो एक हम सपना लेके आए कि भाई यार हम एक छोटी जगह से बड़ी जगह में जा रहे हैं। लेकिन यहाँ जब देखा समस्याएं हैं और कुछ लोग यहाँ छोड़ के भी चले गए, लेकिन हम लोग भागने वालों में से नहीं है। अगर ईश्वर ने हमें यहाँ पे हमारा दाना पानी लिखा है तो हम उसकी व्यवस्थाएं खुद बनाएंगे, और आपका प्यार सहयोग हमेशा हमें प्राप्त होता रहा है, आगे भी होता रहेगा, मैं ऐसी कामना करता हूं। और एक आधा कोई पॉइंट छूट भी गया होगा तो अगली बार के लिए। और हमारे बीच में जो मेरे प्रेरणादायक हैं लेफ्टिनेंट हमारे रिटायर्ड कामेश्वर पांडे जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट आवासीय सुधार मंडल के, मैं उनसे भी कहूंगा कि वो 2 मिनट हमारा मार्गदर्शन जरूर करें। थैंक यू आदित्य जी, आपसे पहली बार मैं मिला था और तब से आपका मैं फैन हो गया। सबसे बड़ी खासियत यह है कि आदित्य जी कोई भी प्रोग्राम करते हैं आप लोगों के बीच में, रेजिडेंस के बीच में, आवासीय सुधार मंडल के लिए काम करते हैं, तो काफी सोच समझकर और उसकी प्रामाणिकता के साथ बात करते हैं, फेक बात नहीं करते। और कोई भी संस्था, हमारे साथ में सुनीता मलिक जी हैं, मैं इनका भी सम्मान करता हूं। ये नारी शक्ति, जी हाँ, यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो यहाँ पर जो है देवताओं का वास होगा, और ये नारी शक्ति जहाँ पर होती है वहाँ कोई भी दुर्भावनाएं काम नहीं करती। आप सब यहाँ अच्छे जगह से काम करके आए हैं, सब समझते हैं चीजों को। मैं आप लोगों से ये आग्रह करता हूं और आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि एकता में ही बल होता है, आप इकट्ठे हो जाएं। मैं एक फौजी आदमी हूं, सारी बातें इन लोगों ने कह दी है, लेकिन 1-2 बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। सबसे पहले, कोई भी संस्था किसी व्यक्ति के पीछे नहीं होती है। कोई व्यक्ति जो है, व्यक्तिगत किसी से लड़ाई नहीं है। हम सब रेजिडेंस यहाँ के हैं और रेजिडेंस के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। इसलिए आवासीय सुधार मंडल जो है, व्यक्तिगत किसी के साथ द्वेष नहीं है। हम काम कर रहे हैं, साइलेंटली काम कर रहे हैं, जो कि आदित्य जी ने बताया है, बहन जी ने बताया है। सन्नी खंडेलवाल बहुत ही मेहनती आदमी है, हमारे जनरल सेक्रेटरी, इनके अंदर बहुत ऊर्जा है, ये हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं 24 घंटा। आप देखो, रात के 2 बजे अगर कोई मैसेज आता है, कहीं बिजली फेल होती है, तो सारा बताते हैं। तो आपके प्रेसिडेंट जो कि आदित्य जी हैं और जो जनरल सेक्रेटरी है, बाकी हमारी टीम, बहुत सारे हमारे टीम के लोग यहाँ पर बैठे हुए जो साइलेंटली काम करते हैं। तो हम ये नहीं कहते कि हमारा कोई वो करे, लेकिन हम सब इकट्ठे हो जाएं। सुनीता जी ने भी बोला है, एकता में शक्ति है, मेंटेनेंस मोड पर इसको लाना होगा। इसके लिए आवासीय सुधार मंडल वो लगातार प्रयत्नशील है
हमारा तालमेल जो है प्रशासन में भी बना हुआ है, यूआईसी के साथ भी हमारा तालमेल बना हुआ है और हर जगह हम जाकर ऑफिशियली काम करते हैं। कोई भी ऐसा वीक नहीं जाता, कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता जब आवासीय सुधार मंडल का कोई न कोई पत्र जो जाता है और उसमें जो हमारा ये लोग रात के 2-2 बजे तक ड्राफ्ट अप्रूव किए हैं और उसको सवेरे जो है जा करके दे करके आए हैं। तो इसलिए हमारा व्यक्तिगत किसी से कोई बात नहीं है। हम जो हैं सिर्फ एक रेजिडेंस भी हैं, यहाँ की जो सुविधा होगी उसका लाभ हमें भी मिलेगा। तो हम सिर्फ रेजिडेंस वेलफेयर के लिए काम करते हैं और इसमें जो है जब भी कोई बात होती है तो ये हमसे सलाह लेते हैं, पूरी टीम काम करती है और सबकी सलाह से काम होता है। तो बाकी बातें सब बता दी है। एक बार पुनः मैं चाहूंगा, आप लोगों से आशीर्वाद चाहूंगा, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए और हमारा साथ देने का वचन दीजिए। क्या आप साथ देंगे? प्लीज हाथ उठाकर। सभी मेरे ग्रीन फील्ड्स के सीनियर रेजिडेंट्स को मेरा हार्दिक नमस्कार। जैसा कि हमने देखा है कि 4 साल में कॉलोनी की जनसंख्या दुगनी या तिगनी हो गई है और जो यहाँ के रिसोर्सेज हैं अब वो कॉलोनी की मेंटेनेंस नहीं हो सकती उससे। और क्योंकि अभी हमारी कॉलोनी स्टे केस में फंसी हुई है और यहाँ की सभी यूआईसी की संपत्तियों पर स्टे लगा हुआ है, इस वजह से जो भी यहाँ डेवलपमेंट होता है वो केवल हमारे से लिए गए चार्जों से ही होता है। कंपनी के पास कोई और इनकम नहीं है। जो चार्ज हमसे इंसिडेंटल चार्ज के रूप में लेती है या वाटर बिल के रूप में लेती है, उसी से ही यहाँ का डेवलपमेंट होता है। तो ऐसी स्थिति में अब अगर हमें कॉलोनी का आगे और ज़्यादा डेवलपमेंट चाहिए, जैसा कि आबादी आगे बढ़ रही है, तो फिर हमें ये स्टे हटवाने के लिए पूरा प्रयास करना पड़ेगा। हम जब भी सरकारी डिपार्टमेंट में जाते हैं, अपनी विधायिका आदरणीय विधायिका जी के यहाँ जाते हैं या आदरणीय मंत्री जी के यहाँ जाते हैं, तो वो यही बताते हैं कि स्टे की वजह से और ये कॉलोनी एमसीएफ में ना आने की वजह से वो इसमें ज़्यादा फंड नहीं लगा ही नहीं सकते फंड। इसलिए हमारी कॉलोनी बहुत ज़्यादा पिछड़ गई है। तो हमें इस कॉलोनी को उस कानूनी चंगुल में से बाहर निकालना है। इसके लिए अभी हमारी एसोसिएशन ने 2 जून को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी, इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल कर दिया है और आगे इसकी सुनवाई 2 अगस्त को होगी। जो और सभी 4 केस चल रहे हैं उनके साथ में। तो मेरा सभी से, जो इस केस से जुड़े और भी पार्टी हैं, मेरा पूरी ग्रीनफील्ड की जनता से यही निवेदन है कि अगर ये स्टे हटता है तो इससे एक तो फंड जो ब्लॉक पड़ा हुआ है 150-200 करोड़ का, वो कॉलोनी में तुरंत इन्वेस्ट होगा। प्लस जो भी हमारे विधायक हैं, मंत्री जी हैं, एमपी साहब हैं, वो भी इसमें फंड्स और लगा पाएंगे आगे, जिससे यहाँ कॉलोनी में डेवलपमेंट इतनी तेजी से होगा कि हमारी कॉलोनी 3-4 साल में ही एनसीआर की बेस्ट कॉलोनी बन जाएगी। बाकी ये रोड के लिए भी हमने कंपनी से पहले एप्लीकेशन दी थी, तो उन्होंने बताया कि सीमेंटेड सड़क का बजट नहीं है अभी, क्योंकि कंपनी के पास फंड्स ही नहीं है। स्टे लगा हुआ है तो फंड्स आ ही नहीं सकते। तो क्योंकि कई रेजिडेंट्सों के कमर वगैरह में भी बहुत दिक्कत हो गई थी इस टूटी रोड की वजह से, तो इसलिए हमने इसकी नपाई करवा के एस्टीमेट बना के कंपनी के चेयरमैन साहब को यही सजेशन दिया कि इसको आप जब तक फौरी राहत के लिए बिटुमिनियस की बनवा दो, जिसकी लागत कम आती है। उन्होंने हमारे डिसीजन को माना और तुरंत ही उसी दिन ही हाथ के हाथ अप्रूव कर दिया 1 जून को। और मुझे उम्मीद है इससे लोगों को राहत मिलेगी। जब तक 1-2 साल में हम इसको कामयाब हो जाएंगे स्टे हटवाने में, फिर ये कॉलोनी सरकार के अंदर आ जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ आगे आने वाले टाइम में स्टे हटे और ये कॉलोनी। सभी साथियों को नमस्कार। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है और जो लोग नए हैं वो शायद नहीं जानते होंगे, जो पुराने भाई बैठे हुए हैं मेरे हम उम्र, वो सभी जानते हैं कि किस तरह से काम किया था मैंने। अकेली निकली थी, लेकिन इतने लोग जुड़े कि 3 महीने के अंदर मेरी एसोसिएशन ने 350 लोगों को जोड़ के, जो हम लोग, मैं हाई कोर्ट थे, किसी कारण से वहां मुझे छोड़ना पड़ा। वो शायद मेरे अपने हेल्थ के कारण थे या फाइनेंशियल कारण थे कि मैं पैसा नहीं जुटा पाई हाई कोर्ट के लिए, मुझे वहीं के वहीं विराम लगाना पड़ा। नहीं तो आज ये स्थिति हमारी नहीं होती। अगर उस टाइम से मैं 2013 से मैं फाइट कर रही थी, मुझे उस चीज को रोकना पड़ा, क्योंकि पहले यहाँ रह रही हूँ और 2013 तक पानी का टेंडर हमेशा इसके पास रहता था। करोड़ों रुपया खाया, करोड़ का पानी, क्योंकि हम और कोई चार्ज तो ले ही नहीं रही कंपनी हमारे से।
कोई स्ट्रीट लाइट का नहीं ले रही, कोई आपका सीवर का इसका सिक्योरिटी का चार्ज नहीं ले रही, कोई और मेंटेनेंस चार्जेस नहीं ले रही है। जो चीज हम यूज कर रहे हैं उसी का बिल दे रहे हैं, उससे फालतू तो कुछ नहीं दे रहे। तो सारी चीजों को देखते हुए पुरानी बातों में ना जाके नई बातों में यह है कि 2013 से लेके 16-17 तक मैंने काम किया। उसके बाद मेरे पास कुछ ऐसी मेरी फैमिलीज की वो आई है, कहो कि मेरी लाइबिलिटीज हैं या मेरी जरूरत है मेरे बच्चों को। मैं घर के अंदर बंद हुई तो आदित्य खड़ा हुआ। जो काम मैंने छोड़े वो आज आदित्य कर रहा है। ये आगे है, मैं पीछे खड़ी हूँ। जहां इसका जरूरत होती मैं वहां जरूर खड़ी होती। और जैसे अब इस सड़क का जो उस मीटिंग में मैं भी थी, उस मीटिंग में मैं भी थी। आप लोगों ने देखा होगा गेट नंबर 5 के अंदर कोई रेडी, कोई लिमिटेड रेडी है जो सालों से है, उसके बाद मैं बढ़ने नहीं देती हूँ। इधर मेरा आना कम होता है तो इधर इतना कचरा जमा हो रखा है कि मैं बता नहीं सकती। इस तरफ आते हैं जो नेगेटिविटी फील होती है, हमें लगता है नहीं कि हम किसी सोसाइटी में रह रहे हैं। इससे अच्छा तो मेरे गांव में चले जाओ, कम से कम 10 दुकानें होंगी, एक ही जगह तो होंगी। या तो हर घर के नीचे खोखा लगा हुआ है। यार तुम करोड़ों रुपए के घर में रह रहे हो, नीचे जो है तुम्हें खोखा लगवाया हुआ है। कितने लालच में? 5-7 हजार रुपए के लालच में। या उस बदमाश से डरता है? बदमाश से डरने की जरूरत नहीं, वो हमारे से डरता है। अगर हम एकजुट हो। जिस दिन पहले दिन मैंने इसके काम पे थप्पड़ मारा था पानी की टंकी में, मैं अकेली खड़ी थी। इसको ये लगा कि आज अकेली खड़ी है, कल 10 लेकर खड़ी होगी तो 10 जूते लगेंगे। हम इकट्ठे तो हों, थोड़ा दम तो दिखाएं कैसे जो ये रेडिया लगवा देगा। और जैसे ये सड़क अब तैयार हो गई, उसके बाद रेडिया उठा उठा के हम खुद फेंकेंगे। डीटीपी आए ना आए, पुलिस आए ना आए, मैं देखते हैं फिर कौन लठ बजाता है यहाँ। अपनी सुविधा के लिए हमें खुद निकलना पड़ेगा। दूसरी बात रही जो ये अपना भागीदारी स्कीम की। भागीदारी स्कीम तो हम बहुत सालों से यूज कर रहे हैं। हमारे पास बिजली के मीटर कहाँ थे? हाईकोर्ट से जो हम भागीदारी स्कीम ही तो लेके आए। या पिछले 7 सालों में कोई कंपनी में इसने लेटर डाला हो कि इसके लेटर से कोई काम हुआ, वो लेटर ला के रखते हैं आप। मैं चैलेंज करती हूँ, ये कंपनी के गेट तक नहीं गया, सीढ़ियां नहीं चढ़ा है नॉट प्लेस की, और ये दावा करता है कि मैं 1 महीने में सड़क बनवा दूंगा। कौन सी जादू की छड़ी है भाई? बताओ तो सही जरा, कौन सी जादू की छड़ी है? और कौन सी काली सड़क है जो 2 इंच की या 2.5 इंच की बनती है? जो नॉर्मल तरीका है वो उस तरीके से बने। जो सीमेंटेड है, जो 6 इंच की 4 इंच की जहां बनती है वो उस तरीके से बनेगी। पागल। आज जो BMW में घूमता है, इसके बाप ने फैक्ट्री लगा के दी, या कहीं जमींदार है, ये कहीं का, या किसी गवर्नमेंट पोस्ट से रिटायर हुआ। कोई पूछो इससे कहां से आया है? सारी कॉलोनी खोद मारी इसने पत्थरों से। यही JMD पार्क में सबसे पहले इसकी मशीन बाउंड करवाई थी मैंने। उस दिन से मेरे और इसकी दुश्मनी है। कोई जाति दुश्मनी नहीं, कोई बिजनेस की दुश्मनी। मैं तो एक गृहिणी हूँ, लेकिन हाँ जहाँ गलत होता मैं वो जरूर बोलती हूँ। घर से बाहर निकल के बोलती हूँ कि कहीं आवाज गलत आ रही है, चलो उठो, चलो मेरा पड़ोसी दुखी, मैं भी दुखी हूँ। फिर तो घबराने की जरूरत नहीं। जिस दिन सड़क बनेगी यहीं खड़े हैं। कहोगे तो फिर वही भैया अपने पास तो जट वाला लट है। एक तरफ अगर सरकारी कलम भी है मेरे पास, मेरे हस्बैंड एक सीनियर लॉयर है, ONGC से रिटायर्ड है इस समय, तो दूसरी तरफ मेरे हाथ में तो लट है। आ जाओ भाई, बहुत मेहनत करी है भाई साहब, आप सभी लोग जानते हैं, बहुत मेहनत की है। उस समय जाके जो है 27 पार्कों का जो है अपना फरीदाबाद कोर्ट से मैं स्टे लेके आई थी, तब ये पार्क डेवलप हुई। हर जगह अड़चन, हर जगह अड़चन। मैं करूंगा, मैं करूंगा, अरे कर लेना, किसने रोका है? ये तो इतना बड़ा जगह है, 3 एसोसिएशन क्या 13 बन जाए तो भी कम है। इतना काम है हमारे पास, करने वाला होना चाहिए। आज इनके पास टाइम है, कल मेरे पास नहीं है, तो चलो आप चले जाओ। आज मेरे पास टाइम है तो तीसरा आदमी चले जाए। सरकारी विभागों से काम करवाना आसान काम नहीं है। वो बोरवेल्स को जो है रीयूज करने के लिए जो परमिशन लेके आनी थी, मेरे को रामजीत को पता वो परमिशन कैसे लेके आए। शाम का टाइम हो गया था, मैंने ऑफिस, सरकारी ऑफिस बंद नहीं होने दिया था। मैं भैया साइन करते जब उठूंगी, नहीं तो यहीं बैठी, तुम भी बैठो, मैं भी यहीं बैठी। रामजीत कहता उठ लो, मैं घर नहीं। मैं मेरे कौन से बच्चे रो रहे हैं घर पे?
मैं कहा तेरे रोड़े को चला जा, गाड़ी छोड़ जा, मैं तो जब तक ये साइन नहीं करूंगा मैं नहीं करूंगा। तो इस तरह से काम किया हमने, लेकिन पब्लिसिटी कभी नहीं की। खंभों पे बोर्ड कभी नहीं लगाई, इतनी शर्म आती खंभों पे बोर्ड लगा के। कौन सा कारनामा किया हमने जिसके लिए हम खंभों पे बोर्ड लगाते हैं हाथ जोड़ के? काम किसके लिए किया? अपने लिए किया है ना। मेरा भी घर है, आप मेरे पड़ोसी, आपका भी घर है, मेरी भी जरूरत है, आपकी भी जरूरत है। जब तक हम एक दूसरे के लिए नहीं सोचेंगे तब तक सोसाइटी, समाज, एसोसिएशन कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कर पाए। तो आदित्य भाई लगा रहे, बहन तेरे पीछे है, और मेरे से जितने बुजुर्ग भाई बैठे हैं सारे तुम्हारे साथ। हम, मेरी इस समय स्टेज ऐसी है, पोता है छोटा मेरा, मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ, लेकिन जहाँ जरूरत होती है वहाँ जरूर पहुँचती हूँ, और अब भी साथ में। मैं खत्म करती हूँ अपनी बात को, मतलब आदित्य की तरह, या जैसे हम अपने घर में बैठ के बात करते हैं, मैं उसी तरह से बात करती हूँ, शुरू से इसी तरह से बात करती आई। चाहे वो बोर्ड मीटिंग हो, चाहे जो सरकारी डिपार्टमेंट में बैठे हो, वहां भी इसी तरह से, भाई काम करना, बताओ कैसे करोगे, आज करोगे कल करोगे, धक्के मत खिलवाओ हमारे को, हम खाली नहीं है। अगर आप जिस पोस्ट पे बैठे हो, हमारे घर में पीछे हमारे मालिक किसी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, आप हमें यहाँ अटकाओगे, हम तुम्हारे को कहीं और अटका देंगे। हम अनपढ़ आदमियों में से नहीं बैठे हैं आपके पास, हमारी जरूरत पूरी करो, नहीं कर सकते साथ जवाब दो, हमारा समय मत खराब करो। लेकिन इस आदमी ने पिछले, मैं तो 2005 से और ये आगे 2022, 17 साल से सिर्फ समय की बर्बादी या टांग अड़ाने का काम करते देखे, और कोई काम नहीं है। कहीं कोई सरकारी रिकॉर्ड में दिखा दो कि भी इस काम का सिरे मैंने तो नहीं देखा। हाँ, कब्बाल नगर की दीवार टूट जानी, ये सारे काम जो है सिरे जरूर बंदे हैं, लेकिन ये सिरे हमें नहीं चाहिए, उसी को मुबारक हो। थैंक यू जी।